वेलकम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लास्ट टॉपिक फ्रॉम द न्यूरो मेडिसिन और वो है मिस्थेनिया ग्रेविस। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा जो है वो लंबार टेटन सिंड्रोम को जो है को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ विदाउट एनी डिले। तो व्हाट इज मिस्थेनिया ग्रेविस? व्हाट इज मिस्थेनिया ग्रेविस? सो मिस्थेनिया ग्रेविस जो है इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, और इस ऑटो इम्यून डिजीज में जो है आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है उन पर जो है ऑटो एंटीबॉडीज आकर जो है वो अटैक करती हैं। ठीक है, एट एनएमजी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ठीक है, तो ऐसी डिजीज जो कि ऑटो एंटीबॉडीज एक ही जगह पर जाकर जो है सिर्फ स्पेसिफिक एक जगह पर जाकर जो है वो अपना काम दिखाए, ऑटोमेटिक डिजीज दैट इज यूलिया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2। ठीक है, तो ये 2 होता है। 3 में होता है कि आपकी ऑटो एंटीबॉडीज के कॉम्प्लेक्स में होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाकर जो अपने कारनामे दिखाते हैं, तो वो मल्टीपल ऑर्गन्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या एसएलई वगैरह हो गया। तो इनमें जो है डिफरेंट ऑर्गन जो है आपके डैमेज होते हैं, तो ये टाइप 3 में कंसीडर होते हैं। ठीक है, अच्छा, बहरहाल माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस इज इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज दैट is characterized by autoantibodies against the postsynaptic cleft at न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इससे पहले आपको थोड़ा सी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि एक प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। दिस इज योर प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट और दिस इज योर पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये आपका सिनेप्स हो गया। तो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो ये एसिटाइलकोलिन जो है यहाँ पर एक्युमुलेट होता है। इस एसिटाइलकोलिन ने इन पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर जो है वो अपना काम करना होता है। आगे जो है आपके जो मसल के जो काम है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ पर जो एनएमजी है वहां पर इसका काम होता है। अब ये जो डिजीज है पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो रिसेप्टर होते हैं जिन पर एसिटाइलकोलिन आकर अटैच होना होता है, इनके अगेंस्ट जो है ये ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, मीनिंग दैट एसिटाइलकोलिन बन तो रहा होता है लेकिन इन रिसेप्टर पर अपना काम नहीं कर पाता। ठीक है, एनएमजे पर। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाओ, तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या बताते हैं? तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले एसिमेट्रिकल मसल वीकनेस देखने को मिलती है हमें। ठीक है, दैट इज एग्रवेटेड विद एक्टिविटी एज डे प्रोग्रेस। अब ये क्यों होता है? इस डिजीज में ये फेनोमेना हमें क्यों देखने को मिलता है? दैट इज वर्सन बाय एक्टिविटी और डे गोज ऑन। ठीक है, देखो, एसिटाइलकोलिन मौजूद होता है लेकिन जैसे जैसे आप एक्टिविटी करते हो वो जो एसिटाइल कुछ रिसेप्टर जो ठीक होते हैं, तो होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो जितना होता है वो आपका जो है यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद वाला जो एसिटाइलकोलिन है वो यूटिलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो पेशेंट होते हैं मसल वीकनेस के साथ आते हैं, लेकिन दैट इज वर्सन बाय एक्टिविटी। जब एक्टिविटी आप करते हो तो वो जो एसिटाइलकोलिन है वो यूज्ड अप हो जाता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बाद वाला फिर जो है आपको नहीं यूज होने देता। ठीक है, अच्छा, इसमें टोसिस एंड डिप्लोपिया देखने को मिलता है। ठीक है, टोसिस एंड डिप्लोपिया इस बेसिकली इट इज अ फर्स्ट क्लिनिकल साइन। ठीक है, और ये क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ आप ब्लिंकिंग करने से तो रुक नहीं सकते ना, तो जब आप कॉन्टिन्यूसली ब्लिंकिंग करते हो तो आपके जो मसल्स में जो एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी प्रेजेंट है वो यूज्ड अप हो जाता है। तो जब वो यूज अप हो जाता है, होगा क्या कि पीछे से तो आ नहीं रहा, तो आपको टोसिस एंड डिप्लोपिया जो है वो देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 65% जो पेशेंट है वो थाइमिक जो है थाइमिक हाइपरप्लेजिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। अबाउट 65% patient of myasthenia gravis having a thymic hyperplasia। ठीक है, और अबाउट 15% जो है उनमें थायमोमा होता है, एंड अबाउट 20% patient has थाइमोमा। यू कैन से कि मोस्टली जो है 80% पेशेंट में जो है वो थाइमिक डिजीज होती है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है।
इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस पर आ जाओ तो टेंसिलोन टेस्ट इट इज मेनस्टे ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस पर अगर आए तो सबसे पहले तो आपने करना है टेंसिलोन टेस्ट। व्हाट इज दिस टेंसिलोन टेस्ट? हम पेशेंट को जो है आईवी एंड्रोफोनियम देते हैं, आईवी एंड्रोफोनियम देते हैं, दैट इज एंटी कोलिनिस्ट्रेज, एंटी कोलिनेस्टेज। या अब ये जो एंटी कोलिनेस्टेज है ये क्या करता है, आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है ACHE प्रेजेंट है, ये एंजाइम जो है एसिटाइलकोलिन को जो भरा हुआ है आ रहा है उसको जल्दी जल्दी से जो है वो डिग्रेड कर देता है, उसको बाई प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो दोबारा एसिटाइलकोलिन में चेंज बन जाते हैं, ठीक है। मुद्दा ये है यहाँ पर कि ये जो एसिटाइलकोलिन एस्टर है ये यहाँ पर परे हुए एसिटाइलकोलिन को खत्म कर रहा है, तो जब यहाँ पर खत्म कर रहा है तो यहाँ पर आगे ही कमी है, ठीक है। तो होगा क्या कि आपकी जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है इसको जब अगर हम इनहिबिट कर देंगे वाया गिविंग आईवी एड्रोफोनियम तो एसिटाइलकोलिन जो है वो वाफिर मिकदार में जो है वो भरा रहेगा आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो आईवी एंड्रोफोनियम से जो है जब हम देते हैं तो देयर इज अ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स, रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। बट दिस टेस्ट इज नॉट रूटीनली यूज, ठीक है। ये रूटीनली जो है वो यूज नहीं हम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इट इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ठीक है। EMG जो है दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। दैट शो डिक्रिमिनेटेड डिक्रीमेंटल जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज विद रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन। हम जितना मसल या नर्व को स्टिमुलेट करेंगे आपको उतना ही आपका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। लाइक हमने पहली मरतबा नर्व स्टिमुलेट की, दूसरी मरतबा की, तीसरी मरतबा की, चौथी मरतबा की, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो आपको जो है डिक्रीमेंटल जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है अपॉन फ्रीक्वेंट नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ऑटो एंटीबॉडीज चेक कर सकते हो। एंटीबॉडीज जो है कौन सी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती हैं, AChR एंटीबॉडीज, ठीक है, आपको देखने को मिलती हैं अबाउट 80 टू 90% पेशेंट में, ठीक है। एंटी मस्क एंटीबॉडीज ये नहीं भूलना आपने, एंटी, क्योंकि कभी कभार वो एंटी मस्क का पूछ लेते हैं आपसे, तो मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ये दोनों, ठीक है। और एंटी मस्क बेसिकली हमें जो है देखने को मिलती है अगर पेशेंट जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज नेगेटिव हो तो एंटी मस्क लाजमी जो है वो प्रेजेंट होगी। और अगर एंटी मस्क प्रेजेंट है तो एक बात याद रखनी है कि इन पेशेंट में जो है बल्बर इन्वॉल्वमेंट भी होती है। बल्बर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है इसमें, आपकी क्रेनिया नंबर 9, 10, 11 की पाल्सीज जो है आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स दे सकते हो, लाइक आईवी एंड्रोफोनियम दिया ना हमने, लेकिन ये बहुत इसकी ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होती है, इसको हम जो है टेस्ट के लिए यूज करते हैं। बाकी ड्रग जो है पेरिडोस्टिगमीन जो है हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है, एंटी कोलिनेस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। और उन कोलिनेस्टेरॉइड्स में कौन सी है, पेरिडोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन इज ड्रग ऑफ चॉइस, अब नियोस्टिगमीन पर भी जा सकते हो, ठीक है। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट पेरिडोस्टिगमीन, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो एंटीबॉडीज को रिमूव करने के लिए, प्लाज्मा फ्रेसिस कर सकते हो, ठीक है। आईवी इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हो, ठीक है। और ये जो है प्लाज्मा फ्रेसिस और आईवी इम्यूनोग्लोबिन ये बेसिकली आप एक्यूटली ट्रीटमेंट में देते हो, लाइक मिस्थेनिक क्राइसिस में देते हो, अगर बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज के साथ जो है पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोरोनिक ट्रीटमेंट में जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, इम्यूनोसप्रेशन दे सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कोलिनर्जिक क्राइसिस है, अगर आप ये ड्रग जो है एक पेशेंट काफी ज्यादा ले लेता है तो कोलिनर्जिक क्राइसिस की जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि आपके जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, एसिटाइलकोलिन जो है आपके जो ग्लैंड्स हैं वहां पर भी काम कर रहा है। तो आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस में जो है कौन कौन सी सिम्टम देखने को मिलेंगी,
आपको जो है इसमें मसल फेसिकुलेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है? पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है? आपको जो है पेलरनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है? आपको जो है स्वेटिंग, सैलिवेशन, स्वेटिंग, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन देखने को मिल सकती है। आपका जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल हो सकता है जिसको हम मियोसिस भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस की सिम्पटम्स हैं। अगर आपने जो है पेरिडोस्टिगमिन या ऐसी ड्रग जो है ज़्यादा दे दी है, जो कि एसिटाइलकोलिन को जो है वो ज़्यादा बढ़ा रही है। ठीक है? अच्छा, ये था हमारा व्हाट इज़ मिस्थीनिया ग्रेविस और व्हाट इज लंबा टीटन सिंड्रोम। जो लंबा टीटन सिंड्रोम है उसमें भी बेसिकली यही आपको सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, लेकिन उसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर बनती हैं। दिस इज योर प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज योर पोस्ट, ये है प्री, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है? इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी, ठीक है? जो आपका लंबा टीटन सिंड्रोम है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी, लाइक मोस्ट कॉमन जो है वो आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है? स्मोकिंग की हिस्ट्री लाजमी होगी इन पेशेंट में, ठीक है? और इसमें भी जो है प्रोक्सिमल मसल वीकनेस जो है होती है, लेकिन दैट इज इम्प्रूव विद एक्टिविटी एंड डिक्रीज विद रेस्ट, ठीक है? आप जितनी एक्टिविटी करोगे, आपको जो है उतनी जो है मसल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो प्रोक्सिमल मसल वीकनेस होती है, मसल वीकनेस दैट इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी, लेकिन उसमें जो है एक्टिविटी के साथ जो है वो मसल वीकनेस हमें देखने को मिलती है एंड डिक्रीज विद रेस्ट, ठीक है? और इसमें जो है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो है, जिस तरह हमें उसमें टोसिस और डिप्लोपिया वगैरह देखने को मिल रहा था फर्स्ट टाइम, एज अ फर्स्ट टाइम, वो इसमें नहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है? ईओमी भी नहीं, ईओएम भी नहीं देखने को मिलता, रेस्पिरेटरी फीचर्स भी हमें इसमें नहीं देखने को मिलते, बल्बर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है इसमें हमें नहीं देखने को मिलती। तो ये है लंबा टेटन सिंड्रोम, ठीक है? तो हमने ये जो मिस्थेनिया ग्रेविस एंड लंबर्ट ईटन सिंड्रोम के बारे में अच्छे से देख लिया। अब आ जाओ कि एनआरई में हमें किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। A 36-year-old woman present with fluctuating muscle weakness that worsen throughout the day। अब वो कह रही है मसल वीकनेस के साथ वो आई है, ठीक है? दैट वर्सन थ्रू आउट द डे, मतलब कि एक्टिविटी के साथ जो है वो उसको मसल वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। शी आल्सो हैव पार्शियल टोसिस, टोसिस भी आ गया, ठीक है? आइस पैक टेस्ट, हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जो आइस पैक टेस्ट है, ये भी हम एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम कर सकते हैं मेस्थीनिया ग्रेविस में। इसमें भी क्या होता है कि आपकी जो सिम्टम्स है वो पार्शली जो है वो इम्प्रूव होती हैं। तो आइस पैक शोज, टेस्ट शोज इम्प्रूव हर सिम्टम्स, ठीक है? व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस? नहीं भाई, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लंबा टीटन सिंड्रोम, नो। और उसमें जो आपकी सिम्टम जो है वो एक्टिविटी के साथ ठीक होती हैं। और आई स्पेक टेस्ट improves her symptoms, ठीक है? ये भी हो गया। Myasthenia gravis, that is your answer। Guillain-Barré syndrome, it is not your answer, ठीक है? अच्छा, उसके बाद a 42 years old with bilateral ptosis, proximal muscle weakness and with positive anti-musk antibodies, what is your diagnosis? तो Myasthenia gravis इसका आंसर है, ठीक है? A 68 years old man with history of smoking, ठीक है? यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग दे देता हूँ, विथ प्रोक्सिमल प्रोग्रेसिव प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। दैट इम्प्रूव्स विद यूज, दैट इम्प्रूव्स विद यूज। ही हैज डिमिनिश्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? लंबार्ड ईटन सिंड्रोम, ठीक है? यूएस मिली वाले आपको लंबार्ड ईटन सिंड्रोम के साथ ही डायग्नोस करेंगे। वो ये पूछेंगे कि बताओ कि इस लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में, वो पूछेंगे ये कैसे दिया उन्होंने, तो वो साथ में बता देंगे, वो डायग्नोस खुद ही कर देंगे। एंड डॉक्टर डायग्नोस दैट पेशेंट विद लंबार्ड ईटन सिंड्रोम, व्हाट इज मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी एसोसिएटेड विद दिस पेशेंट दैट लीड्स टू लंबार्ड ईटन सिंड्रोम। तो भाई साहब जिसने अच्छे से पढ़ा होना उसको पता लग जाएगा। ये हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग दी हुई है, दैट मींस देयर इज अ
स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा वहाँ पर ऑप्शन होगा, ठीक है? तो आपको इस तरह से ट्रिक करते हैं वो। तो यूएसमले में एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। Which of the following muscle weakness is life threatening in myasthenia gravis? ऑप्शन ए डायफ्राम मसल ऑफ आर्टिकुलेशन, नहीं, आप अगर बोल नहीं सकते तो आप क्या मर जाओगे? नहीं मरोगे, ठीक है? प्रोक्सिमल लिम्ब मसल, ठीक है, ये लिम्ब अगर अगर काम ना करें, बड़े बंदे पैरालाइज्ड हैं, तो वो मर जाते हैं क्या? नहीं मरते, ठीक है? एब्डोमिनल मसल्स, तो एब्डोमिनल मसल अगर बाहर वाले जो मसल है वो काम करना छोड़ दें तो आप मर जाओगे। आपका जो डाइजेशन का सिस्टम है वो काम करना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो डायफ्राम जो है अगर वो काम करना छोड़ दे, तो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, ठीक है? तो दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन योर पेशेंट, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक और सारा का सारा जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी मिसलेनियस कंडीशन ऑफ द सीएनएस, और उसके बाद जो है अगर अप्रोचेस का टाइम मिला तो वो करते हैं।